हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पॉलीमर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए पॉलीमर। पॉलीमर के लिए रिपीटिंग यूनिट क्या है? जैसा कि आपको पता है कि पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रीक वर्ड, वन इज पॉली मीन्स मेनी एंड अदर इज मेरस मीन्स मोनोमर। तो इसमें पूछ रहा है कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर का क्या है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है यूनिट स्ट्रक्चर, दूसरा है कंडेंसेट, तीसरा है यूनिट रेजिड्यू और चौथा ऑप्शन है मोनोमर। तो जैसा कि अभी आपको हमने डिफिनीसन बताया है कि पॉलीमर जो है मोनोमर से ऑब्टेन्ड होता है जब व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर पॉलीमराइज्ड टुगेदर फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूलर वेट नोन एज पॉलीमर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोनोमर, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मोनोमर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। कह रहा है कि कौन सा मोनोमर सबसे ज़्यादा एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। तो फर्स्ट है आपका एमाइड्स, सेकंड ऑप्शन है एस्टर और थर्ड ऑप्शन है आपका साइक्लोएल्केन और फोर्थ ऑप्शन है आपका एल्कीन्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, तो इन सब में एल्कीन ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन में एल्कीन यूज होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कंडेंसेट पॉलीमर। कंडेंसेट पॉलीमर के क्या कैरेक्टर हैं, उसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ईच पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल एड्स टू एंड ऑफ ए ग्रोथ पॉलीमरिक चेन। दूसरा ऑप्शन है द पॉलीमरिक प्रोडक्ट इज एन एस्टर। और तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द रिएक्शन वेसल। और अगला चौथा ऑप्शन है ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज लॉस्ट एज ए बॉन्ड्स फ्रॉम द बॉन्ड्स बिटवीन द पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चौथा ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है क्वेश्चन 3 का। ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज लॉस्ट एज ए बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल। तो जो कंडेंसेट पॉलीमर होता है इसमें एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट होता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लास्ट होता है और जो पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होता है। और एडिशन जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें नो एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, यानी उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसमें कंडेंसेशन पूछा हुआ है, तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से लास्ट, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि जब इसमें टू आर मोर मोनोमर कनेक्टेड इन पॉलीमरिक चेन तो नोन एज पॉलीमर, कोपॉलीमर, तो उसको कोपॉलीमर कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके लिए नेचुरल रबर, दूसरा है आपका नाइलॉन 66, तीसरा है ऑर्लान और चौथा है टेफनॉल। तो नेचुरल रबर में तो आइसोप्रीन यूनिट होता है, नाइलॉन 66 में एडपिक एसिड और 16 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है, यानी इसमें दो मोनोमर हैं। ऑर्लान में आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है, मतलब एक्राइलोनाइट्राइल होता है, इसमें एक ही मोनोमर है, एक ही टाइप का। टेफनॉल में टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी ये भी एक ही टाइप का मोनोमर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइलॉन 66। अगला क्वेश्चन है, द एन सबस्क्रिप्ट आउटसाइड द प्रीथेंसिस इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड ऑफ ए पॉलीमर डिनोट।
तो जो पॉलीमर होता है उसके बाहर में जो आपका यन लगा हुआ होता है आउटसाइड में, उसका क्या मतलब है, उसके लिए ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा है नो मोर देन 3, तीसरा है एट लीस्ट 10,000 और चौथा है आपका एट लार्ज बट इम्प्रियस नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो इसमें चौथा होगा, चूँकि पॉलीमर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है विच इज़ यूज्ड टू इनिशिएट ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यानी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा इनिशिएटर का काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइल पेरोक्साइड, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है स्टायरिन और चौथा है थाइलिक एसिड। तो बेंजाइल पेरोक्साइड जो है आपका इनिशिएटर के रूप में होता है यूज। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है व्हाट पॉलीमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द व्रिंकल फ्री कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न परमानेंट प्रेस फैब्रिक, यानी आपका व्रिंकल फ्री कैरेक्टर रखता हो और परमानेंट प्रेस फैब्रिक हो, उसके लिए कौन सा आपका पॉलीमर रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है पॉलीएस्टर, दूसरा है पॉलीस्टायरिन, तीसरा है पॉलीएथिलीन और चौथा है पॉलीयूरेथेन। तो पॉलीएस्टर जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ये सब बिहेवियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच पॉलीमर इज, फार्मूला दिया है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इज द रिपीटिंग यूनिट। मतलब ये जो फार्मूला लिखा है ये पूछ रहा है कि ये किसका रिपीटिंग यूनिट है। तो पहला लिखा है टेफनॉल, दूसरा आर्लान, तीसरा लिखा है पिलिक्स और चौथा लिखा है लूसाइट। तो टेफनॉल में आपको हमने बताया कि टेफनॉल टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका मोनोमर होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। लैटेक्स इज ए सोर्स ऑफ, यानी जो लैटेक्स है ये किसका सोर्स है, मतलब कहाँ से मिलता है। तो पहला है आपका आइसोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है नेचुरल रबर और चौथा ऑप्शन है कोलेजन। तो लैटेक्स कहाँ से मिलता है। तो लैटेक्स जो है आपको नेचुरल रबर से मिलता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। विच एलिमेंट इज यूज टू वल्कनाइज रबर। तो वल्कनाइजेशन का मतलब क्रॉस लिंकिंग होता है, रबर में क्रॉस लिंकिंग लाने के लिए जो है वल्कनाइजेशन किया जाता है, जिससे रबर मजबूत हो जाता है। तो इसके लिए वल्कनाइजिंग रबर के लिए पूछ रहा है कि क्या डालते हैं। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सल्फर। तो इसमें सल्फर डाला जाता है एक बैकबोन दूसरे बैकबोन से इंटरकनेक्ट करने के लिए, वल्कनाइज करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है द मेजर इफेक्ट ऑफ वल्कनाइजेशन ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर इज दैट वल्कनाइजेशन। कह रहा है कि वल्कनाइजेशन होने से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ रबर में क्या चेंज आता है, क्या मेजर इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए आपका ऑप्शन है 4। तो पहला है नंबर 1 ऑप्शन द लेंथ ऑफ द पॉलीमरिक चेन, यानी पॉलीमरिक चेन का लेंथ छोटा हो जाता हो। दूसरा है इंड्यूसेस ब्रांचिंग इनटू द पॉलीमरिक चेन, पॉलीमरिक चेन की ब्रांचिंग कम हो जाती हो। कीप्स द पॉलीमर चेन फ्रॉम द स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। और चौथा है इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर ऑफ द पॉलीमरिक चेन। तो वल्कनाइजेशन से क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसका मतलब कीप्स द पॉलीमरिक चेन फ्रॉम स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म द पॉलीएस्टर डेक्रान। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को पॉलीमराइज किया जाता है जिससे पॉलीएस्टर डेक्रान बनता है, यानी पॉलीएस्टर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा है थाइलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, तीसरा ऑप्शन है डाईमेथिल टेरिथाइलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, चौथा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड एंड एथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी इसके जो डेक्रान के मोनोमर होते हैं यह है डाईमेथिल टेरिथाइलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। जब इनको मिला करके पॉली कंडेंसेशन कराया जाता है तब आपका पॉलीएस्टर डेक्रान बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ओलिफिन्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर पीवीसी। पीवीसी जो पॉलीमर है इसके लिए कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यानी मोनोमर का कौन सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी का। तो पहला ऑप्शन है 1,1 डाइक्लोरोएथिलीन, दूसरा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोएथेन और चौथा ऑप्शन है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो पीवीसी का मोनोमर कौन सा होता है, क्लोरोएथीन होता है। ठीक है। इसका ऐसे होता है CH2 Cl। ठीक है। जब इसका पॉलीमराइज किया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पॉलीमराइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर प्रोड्यूस ए सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर बनाने के लिए किस मोनोमर का पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो पहला है 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरा ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल, चौथा ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए 1,3-ब्यूटाडाइन। SBR आपने पढ़ा होगा, SBR एक रबर होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है पॉलीमराइज करके सिंथेटिक रबर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। स्टार्च पॉलीमर होता है, अब उसके मोनोमर का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज, तीसरा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है अल्फा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो है मोनोमर जो है अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च पॉलीमर का मोनोमर होता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज। ये चार ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है, Al2C2S5 का होल 6 प्लस TiCl4। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मोनोमर ऑफ ए गिवन पॉलीमर, यानी एक फार्मूला दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि ये किस पॉलीमर का मोनोमर है। तो पहला ऑप्शन है 2-मेथिल प्रोपीन, दूसरा ऑप्शन है स्टायरीन, तीसरा प्रोपिलीन और चौथा है एथीन। तो ये जो मोनोमर है ये आपका पॉलीप्रोपिलीन का है, पॉलीप्रोपिलीन का फार्मूला लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज एक्सप्रेस्ड। तो मॉलिक्यूलर मास जो पॉलीमर का है ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, एवरेज में लिखा जाता है कि मीडियन में कि मोड में कि परसेंटेज में। तो आपने पढ़ा होगा कि पॉलीमर जो है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से इसको किया जाता है, क्योंकि जो पॉलीमर के लेंथ पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं या
उनके लेंथ होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तो उनको हमेशा एवरेज में ही लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। Polydispersity index is defined as where the MW and MN bar are the weight average and number average molecular masses respectively। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जो होता है ये रेशियो ऑफ वेट एवरेज मालिकुलर वेट एंड नंबर एवरेज मालिकुलर वेट होते हैं, यानी इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही है, यानी MW बार अपॉन MN बार का रेशियो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है द पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज, यानी नेचुरल जो पॉलीमर हैं उसका PDI यानी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कितना होता है। नंबर ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -1 और सी ऑप्शन है 1 और आपका डी ऑप्शन है लेस देन 1.2। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है नेचुरल पॉलीमर का 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।